हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनटेक स्टडी। इस लेक्चर में हम फिजिक्स का एक चैप्टर 11th का पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम पार्ट 1 डिस्कशन किए थे, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर यानी कि पदार्थों के सामान्य गुण के बारे में। पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है, ये उसका भाग 2 है। इस चैप्टर को हम टोटल 4 पार्ट में स्टडी करेंगे, जिसका भाग 2 के बारे में हम देखते हैं। ये सारे एग्ज़ाम जैसे आरआरसी ग्रुप डी, एनटीपीसी, डीआरडीओ, एनटीएडीयू, टेट, सीटेट या अन्य कोई एग्ज़ाम, सारे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें हम बहुत ही बारीकी से चीज़ों को देखेंगे, अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे विथ एग्जाम्पल, प्रैक्टिकली थोड़ा सा, ताकि हमें चीज़ें जो है एग्ज़ाम में भूल भी जाएं तो रिकॉल करने पे याद आ जाएं। तो उसको हम ध्यान में रखते हुए इस लेक्चर को प्रिपेयर किए हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप सिंपली एनटेक स्टडी को सर्च करिए और इसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको लेक्चर पसंद आता हो तो लाइक करिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हुए सबसे पहले टॉपिक देख लेते हैं, कौन सा टॉपिक जो है हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जैसे ये सारे टॉपिक्स को मैंने कवर कर दिया है लेक्चर 1 में, ठीक है। जैसे मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, फ्लूइड, इलास्टिसिटी क्या होता है, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, ये सारे लेक्चर को मैंने लेक्चर 1 में डाल दिया है। अब लेक्चर 2 के अंतर्गत हम क्या स्टडी करने वाले हैं, देखिए। पहला, प्रेशर एंड टाइप ऑफ प्रेशर देखेंगे हम। बैरोमीटर देखेंगे, प्रेशर से, बैरोमीटर से हमारा मानसून कैसे प्रभावित होता है, ठीक है। प्रेशर इन लिक्विड देखेंगे, द्रव में दाब, पास्कल्स लॉ ऑफ प्रेशर, एग्जाम्पल बेस्ड ऑन प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जो प्रेशर का प्रभाव है मेल्टिंग पे और बॉइलिंग पॉइंट पे क्या पड़ता है, उसको देखेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से देखने वाले हैं आप। अगर बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे जो है क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये सब चीज़ बिल्कुल आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखिए आप, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है फोर्स, यानी कि दाब। दाब यानी कि प्रेशर, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। देखिए, जब कभी प्रेशर की बात की जाती है तो एक हम यूनिट एरिया पे कंसीडर करते हैं, यानी कि प्रेशर एक प्रकार का बल ही है, बशर्ते वो कार्य करे एक यूनिट एरिया पे। एक डिफाइंड एरिया पे जब वो वर्क करता है तो हम उसी को दाब कह देते हैं, ठीक है। यानी कि उसकी परिभाषा देखें तो किसी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को दाब कहते हैं। बल का पोजीशन कैसा हो, लंबवत हो और सरफेस पे कार्य करे। तो जिस सरफेस पे लंबवत परपेंडिकुलर बल कार्य करेगा, अगर उसकी एरिया यूनिट है, इकाई है, तो उसी बल को, लंबवत बल को हम क्या कह देंगे, दाब कह देते हैं। जैसे फिगर के माध्यम से देखिए, एक एरिया है इसमें देखिए एक एरिया है ए, जिस पे एफ फोर्स कार्य कर रहा है। तो हमारा इस कंडीशन में फोर्स क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में हमारा दाब, प्रेशर, यानी कि प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर इजकल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अभी एक हम सॉलिड वस्तु के लिए स्टडी कर रहे हैं प्रेशर क्या है, फिर गैसों में स्टडी करेंगे, इसके बाद द्रवों में स्टडी करेंगे कैसे कैसे प्रेशर का बिहेवियर क्या रहता है, इस पर क्या एग्जाम्पल्स हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, दैनिक जीवन में हमें क्या देखने को मिलता है, ठीक है। तो वीडियो बिल्कुल लास्ट तक आप देखिए। इसमें देखिए दाब का मात्रक क्या है, क्योंकि फोर्स का क्या होता है न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो इसलिए इसका SI मात्रक क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को पास्कल कह देते हैं। क्योंकि सर्वप्रथम दाब के संबंधित जो नियम दिए थे उन पास्कल ने दिया था, इसी वजह से जो है दाब का एक और मात्रक पास्कल भी होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, दैनिक जीवन में दाब का उपयोग कुछ देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल जो हमारे एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। जैसे स्कूल की पट्टियाँ चौड़ी बनाई जाती हैं, स्कूल की जो बैग है, सॉरी यहाँ पे करेक्शन कर लेना, स्कूल की जो बैग है उनकी पट्टियाँ चौड़ी बनाई जाती हैं ताकि उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक हो जाए और बच्चों के कंधे पर दाब कम पड़े, ठीक है। ये एक एग्जांपल है। क्योंकि जो बैग होता है, बैकपैक होता है, उसको जो बच्चे टांग के उसमें बुक रख के लेके जाते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए, तो उसकी पट्टी जो होती है उसकी चौड़ी बनाई जाती है। क्योंकि पट्टी चौड़ी होने से क्या होगा, एरिया अधिक हो जाएगा। और प्रेशर इजकल टू क्या होता है, प्रेशर इजकल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ से एरिया अधिक होने से क्या होगा, एरिया अगर अधिक होगा तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी, जिससे उससे कंधे पर जो है दाब कम पड़ेगा, ठीक है।
और आगे दूसरा एग्जाम्पल देखें, सुई या कीलों का सिरा नुकीला होता है ताकि पृष्ठीय क्षेत्रफल कम रहे और वह सरलता से कपड़ों एवं दीवारों में प्रवेश कर सकें। जैसे सुई है, निडिल का जो सिरा रखते हैं बिल्कुल पतला रखते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि हमें उससे सिलाई करना है कपड़ों की, तो हमें कपड़े में फोर्स लगाना होगा, तो हमारा कॉन्टैक्ट जो एरिया है वो बहुत कम है, इसलिए क्या होगा, प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा, इसलिए ईजिली से हम जो है कपड़ों की सिलाई कर पाएंगे। उसी प्रकार से कील देखें होंगे, कील मोटा सा रहता है लेकिन इसी तरह से रहता है, लेकिन उसका जो सिरा रहता है इधर से हमें दीवार में गाड़ना है, वहाँ पे क्या होता है, पतला होता है। उससे क्या होता है, एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, जिससे आसानी से दीवार में कील प्रवेश कर जाएगी। ठीक है, तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल बनते हैं। और अगला एग्जाम्पल देखें, ट्रैक्टर के जो टायर होते हैं वो चौड़े होते हैं। ठीक है, उनका जो टायर होता है उसकी चौड़ाई जो है, ट्रैक्टर आप देखे होंगे, उनके जो टायर होता है बहुत चौड़े चौड़े बनाए जाते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि उनको जुताई के पर्पज़ से हम काम में लेते हैं, तो उसलिए क्या होता है कि उनको गीली मिट्टी में और दलदली स्थानों पे जाना रहता है। तो दलदली स्थानों में जाएगा जब, तो क्या होगा कि उसके फंसने का चांस कम रहेगा कि वो दलदली मिट्टी में फंस जाए, क्योंकि जब हम क्या करते हैं, चौड़े बना देते हैं उनके टायर को, तो एरिया बढ़ जाता है। एरिया बढ़ने से जो दलदली मिट्टी है वहाँ पे दाब कम हो जाता है, जिससे वो वहाँ पे फंसता नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। अगर टाइप ऑफ प्रेशर देखें, दाब के प्रकार देखें, तो उसमें कौन कौन से टाइप हैं उनको हम स्टडी करेंगे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दाब, गेज प्रेशर गेज दाब, परम दाब एब्सोल्यूट प्रेशर, और अवकलन दाब डिफरेंशियल प्रेशर। तो ये 4 प्रकार के हमारे दाब होते हैं, इनको 1 बाय 1 हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं वायुमंडलीय दाब। ठीक है, इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है आपको, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो प्रति इकाई देखिए, जैसे ही दाब की बात किया जाएगा, जैसे वायुमंडलीय दाब के अब सीधे से मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि वायुमंडल के द्वारा जो दाब हमें हमारे ऊपर लग रहा है उसे हम वायुमंडलीय दाब कहेंगे। ठीक है, अब वायुमंडल क्या है, आप इस फिगर में देखें, हमारा जो पृथ्वी है वो चारों तरफ वायुमंडल की एक लेयर से लिपटी हुई है। ठीक है, एक लेयर है जो जिसकी हाइट कितनी है, 500 किलोमीटर की एरिया में चारों तरफ हमारा क्या है, वायुमंडल जो है लिपटा हुआ है पृथ्वी की चारों तरफ से। आप अगर पढ़े होंगे ज्योग्राफी में, तो आपको पता होगा जो हमारा वायुमंडल है वो गैसों का मिश्रण है, जलवाष्प भी हैं उसमें, जो छोटे छोटे धूल के पार्टिकल भी हैं। तो उनमें क्या होता है, उनमें एक प्रकार का मास होता है, अपना द्रव्यमान होता है, और जिसमें द्रव्यमान होता है उसमें एक भार होता है। क्योंकि उस द्रव्यमान है तो पृथ्वी उसको अपने तरफ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खींचेगी, जिससे कारण से उसमें भार उत्पन्न होगा। और यही भार क्या होता है, यही भार जो है पृथ्वी के ऊपर एक दबाव बल डालता है। यही भार जो है पृथ्वी के ऊपर एक दबाव बल डालता है, या कोई मनुष्य है या लिविंग कोई भी जीवधारी हैं, कोई जानवर हैं, सब पे एक प्रेशर लग रहा है जिसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप डिफिनीशन देखें, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायु स्तंभ द्वारा डाला गया भार वायुमंडलीय दाब कहलाता है। तो भार आपको समझ में आ गया कौन सा भार है। ठीक है, और वायु स्तंभ यानी कि एयर कॉलम क्या है, एयर कॉलम के लिए आप सेकंड फिगर ये देखें आप, जैसे आपकी ये अर्थ है, अर्थ पे अगर आप एक सरफेस ले लें छोटा सा, तो इस सरफेस पे एक एयर का है, ये एयर में कुछ भार होगा अपना, तो यही भार के कारण जो दाब लग रहा है एक यूनिट एरिया पे, उसी को हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक है, तो इस वाले एरिया में जितने भी वायु होंगे उनका जो भार होगा उसका इफेक्ट इस वाले एरिया पे पड़ेगा। ठीक है, यानी कि इसी का भार जो है दाब के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, इस फिगर के माध्यम से आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे यूनिट एरिया को ले लिए हम, और यूनिट एरिया के जस्ट ऊपर के जितने वायुमंडल में गैस उपस्थित हैं उनके हम भार को ले लिए, तो वही भार हमारा क्या है, वायुमंडलीय दाब की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है, और पृथ्वी की सतह से लगभग 500 किलोमीटर ऊंचाई तक जो है वायुमंडल का विस्तार है। तो अगर आप मान लो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ले लिए हैं, तो उस पे उस एरिया के जस्ट ऊपर 500 किलोमीटर तक जितने भी एयर हैं उनका कुछ द्रव्यमान होगा, जिससे कारण उनका भार होगा। वही भार हमारा क्या है, दबाव बल या दबाव कहलाता है, वायुमंडलीय दबाव कहेंगे हम। ठीक है,
तो ये आपको समझ आया होगा। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ फैक्ट देखते हैं वायुमंडलीय दाब के बारे में जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। वायुमंडलीय दाब का मापन बैरोमीटर से किया जाता है, ठीक है। और बैरोमीटर में कौन सा लिक्विड रहता है? मरकरी रहता है, इसलिए इसे पारद बैरोमीटर भी कहते हैं, मरकरी बैरोमीटर। ये सामान्य प्रकार का बैरोमीटर होता है, ठीक है। एक बैरोमीटर होता है जो दूसरा बैरोमीटर होता है निर्द्रव्यीय जिसे कहते हैं हम, ठीक है। तो वायुमंडलीय दाब का मात्रक अगर आप देखें तो बार या पास्कल है, ठीक है, बार में हम कहते हैं। और एक बार इजकल टू क्या होता है? 10⁵ पास्कल होता है, आप ध्यान रखिए। तो जो हमारा पूछा जाता है एग्जाम में कि वायुमंडलीय दाब कितना है, तो वो समुद्र तल पर पूछा जाता है, ठीक है। तो एक चीज़ आप यहाँ पे समझ लीजिए, समुद्र तल पे जब हम वायुमंडलीय दाब की गणना करते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर जो हम कंसीडर करते हैं 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे और 45 डिग्री अक्षांश पे, ठीक है। ये फैक्ट थोड़ा सा याद कर लो, अगर डीप में क्वेश्चन जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब जो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 45 अक्षांश पर, 45 डिग्री अक्षांश पर हम कैलकुलेट करते हैं तो आता है हमारे पास 1013.25 मिली बार, ठीक है। अब अगर हम इसे क्या करें, अगर हम बार में कन्वर्ट करेंगे तो 1.013 बार हो जाएगा, ठीक है। और सिमिलर समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब हम देखेंगे तो अगर इसको पास्कल में रिप्रेजेंट करें तो एक बार इजकल टू 10⁵ पास्कल होता है, इसलिए 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल हो गया। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब अगर हम देखें पारे के उसमें तो क्या होगा? पारे का 760 mm का स्तंभ, इसको अभी हम नीचे फिगर के माध्यम से समझेंगे। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब अगर हम देखें PSI में यानी कि पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच पे देखें तो 14.7 PSI होते हैं। तो ये सारे डेटा आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो अभी पारे का 760 mm स्तंभ क्या होता है उसको हम देखते हैं। देखिए, अब हमें जहाँ पे समुद्र तल पे जहाँ पे हमें जो है वायुमंडलीय दाब का हमने गणना किया था, वहाँ पे हम क्या करते हैं, पारा को भर के इस तरह से लेके जाते हैं एक ट्यूब में। तब वहाँ पे क्या होता है, यहाँ से जो पारा है एक नली रखते हैं, प्रखनली उल्टी, और इस पर क्या है, प्रेशर आएगा, किसका? वायुमंडलीय प्रेशर आएगा पारे पर। तो पारा कितना ऊपर उठता है, प्रखनली में एक जो है छोटे छोटे काउंटिंग लगे होते हैं, रीडिंग्स जिस पे हम पढ़ सकते हैं। तो जो वायुमंडलीय प्रेशर डालता है तो पारा इस हाइट तक, देखिए इस हाइट तक चढ़ गया है ऊपर, ये H हाइट तक चढ़ गया है, यानी कि ये किससे चढ़ा है? वायुमंडलीय दाब के कारण ही चढ़ा है। तो ये कितना चढ़ता है? अगर हम 1.013 बार के उस पे ले जाएं जहाँ पे इतना प्रेशर है वायुमंडलीय दाब पे, जहाँ समुद्र तल पे इतना प्रेशर है वहाँ पे लेकर के जाएं इस इंस्ट्रूमेंट को, तो वो 760 mm जो है ऊपर इसका पारा हाइट पे चढ़ जाता है। तो इसी रेस्पेक्ट पे हम क्या कह देते हैं, पारे का 760 mm स्तंभ जो है वो 1.013 बार के बराबर है, या 1013.25 मिली बार के बराबर है, ठीक है। इतना आपको समझ आया होगा कैसे हम कहते हैं पारे पर 760 mm स्तंभ। अब हम आगे बढ़ते हैं, बैरोमीटर के बारे में डिस्कशन करते हैं, जो कि हमारा वायुमंडलीय दाब से हमारे मौसम चेंज होते हैं, आंधी आना, तूफान आना, बारिश होना, ये सब वायुमंडलीय दाब के कारण होता है। तो हम जिसको हम कैसे बैरोमीटर से गेस करते हैं, बैरोमीटर से हमें पता चलता है कि कहाँ बारिश, तूफान और आंधी कब आने वाली है, किस पोजीशन पे आने वाली, कहाँ आने वाली है। तो बैरोमीटर के अंतर्गत देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं पवन की दिशा क्या होती है, यानी हमारी जो हवा का ट्रेवल होता है, किस दिशा में हवा बह रही है, या पवन की जो दिशा है क्या होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की होती है। यानी कि जिधर लो प्रेशर है और हाई प्रेशर जहाँ है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जो पवन की दिशाएं हैं वो होती हैं, पवन की बहने की दिशाएं या हवा के बहने की दिशाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होती हैं, ठीक है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, देखिए कैसे चेंज होता है हमारा मौसम। बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिरना, एकाएक हमारा बैरोमीटर का पाठ्यांक गिर गया, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वायुमंडलीय दाब का कम होना। क्योंकि आप फिगर के माध्यम से समझिए, देखिए ये फिगर है, इस फिगर में माध्यम से देखिए, अगर वायुमंडलीय दाब जो है कम हो जाएगा, यानी कि इस पर लगने वाला प्रेशर कम हो जाएगा। जब प्रेशर कम लगेगा तो इसमें जो लिक्विड ऊपर की तरफ जा रहा है, मरकरी है सपोज बैरोमीटर में, तो ये ऊपर जा रहा तो उतना ऊपर नहीं चढ़ेगा। जितना ज़्यादा आप इधर से फोर्स लगाएंगे, यहाँ से जितना ज़्यादा दबाव डालेंगे,
उतना अधिक जो है पारे का पाठ्यांक जो है यहाँ पारा है या फिर मरकरी उसका पाठ्यांक उतना अधिक ऊपर जाएगा। ठीक है, अब क्या है, वायुमंडलीय दाब कम है तो ये क्या होगा, वायुमंडलीय दाब कम हो जाने से इसका क्या होगा, सपोज यहाँ पे रीडिंग है तो ये गिर के यहाँ आ गया। ठीक है, इस कंडीशन में वायुमंडलीय दाब के कम होने पर, तो पहला कंडीशन क्या है, बैरोमीटर में अगर पाठ्यांक अचानक गिर गया इसका मतलब क्या है, वायुमंडलीय दाब कम हो गया। उस कंडीशन में क्या होगा, वहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। लो प्रेशर यानी कि आपको सीधे से पता है वायुमंडलीय दाब कम होना मतलब क्या है, लो प्रेशर या कम दबाव वाला क्षेत्र हो गया वो। तो क्या होगा, जो हाई प्रेशर वाला एरिया होगा वहाँ से जो है पौने क्या होंगी, लो प्रेशर की ओर भागेंगी। ठीक है, सपोज इधर हाई प्रेशर है तो हाई प्रेशर से सारी पवन क्या होंगी, लो प्रेशर की ओर जाएंगी। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आंधी या तूफान या चक्रवात के संकेत वहाँ पे हमें देखने को पहले से मिल जाएंगे। ठीक है, आपको आशा करते हैं समझ आया होगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, बैरोमीटर का पाठ्यांक गिरना ये तब गिरेगा जब क्या होगा, हमारा वायुमंडलीय दाब कम होगा। वायुमंडलीय दाब कम होने से क्या होगा, इस जो प्रखनली है इसमें जो है जो लिक्विड है वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि बाहर से जो इस पे लगने वाला वायुमंडलीय दाब है वो कम हो गया, इसलिए ये गिर जाएगा। गिरने से क्या होगा, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा, यानी कि कम वायुमंडलीय दाब आ जाएगा। तो और सब जो वायु हैं, हवा है हमारी, पवन है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो होती हैं, आपको मैंने बता दिया। तो यहाँ पे बहुत सारी हवा जो है वो फ्लो करेंगी। इस कंडीशन में यहाँ पर आंधी या तूफान आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, बैरोमीटर का पाठ्यांक उठना। अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक किस कंडीशन में उठेगा, जब यहाँ पे हम प्रेशर बढ़ा देंगे, यानी कि जब यहाँ पे वायुमंडलीय प्रेशर बढ़ गया तो बैरोमीटर में जो है लिक्विड क्या होगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा, यानी कि बैरोमीटर का पाठ्यांक उठेगा। उस कंडीशन में क्या होगा, वायुमंडलीय दाब जो है बढ़ेगा और साफ मौसम या प्रति चक्रवात के संकेत रहेंगे। ठीक है, अब अगला पॉइंट देख लेते हैं हम, बैरोमीटर पाठ्यांक का धीरे धीरे गिरना फिर धीरे धीरे बढ़ना। अगर धीरे धीरे बैरोमीटर पाठ्यांक गिर रहा है यानी कि क्या हो रहा है, वायुमंडलीय दाब क्या हो रहा है, वायुमंडलीय दाब कम हो रहा है, फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो मतलब वायुमंडलीय दाब धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो वैसा कंडीशन को हम क्या कहते हैं, वर्षा के संकेत। तो ये 3 पॉइंट आपसे एग्जाम पूछा जाता है, इसको आप कोरिलेट करके अच्छे से याद रखिए। ठीक है, ऐसा भी पूछा जाता है कि बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिर गया तो वहाँ पे वायुमंडलीय दाब का क्या होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा या अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको थोड़ा सा उस तरह से प्रिपेयर रखना है अपने आप को। ठीक है, आगे वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से कारक हैं जो वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करते हैं। हम 2 पॉइंट देखेंगे, तापमान और ऊंचाई देखेंगे। तो जैसे हम पृथ्वी तल की बात करें, अगर वहाँ पे टेम्परेचर अगर अधिक है तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, प्रेशर कम होगा। ठीक है, तो समझ लेते हैं हम इसको। जहाँ पे भी हमारा टेम्परेचर क्या होगा, अधिक होगा, वहाँ पे मॉलिक्यूल, वैसे आप समझ सकते हैं वहाँ पे जो मॉलिक्यूल होंगे जलवाष्प नहीं होंगी, तो ज़्यादा हैवी पार्टिकल नहीं रहेंगे, हैवी पार्टिकल ना होने की वजह से वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर कम होगा। ठीक है, यही कारण है कि हमारा जो विषुवत रेखा है उस पर क्या होता है, उस पर दाब जो है बहुत अधिक होता है। ठीक है, सॉरी, जो हमारा विषुवत रेखा होता है वो गर्म होता है, और गर्म अधिक होने से क्या होगा, प्रेशर कम होता है। तो विषुवत रेखा पे हमारा दाब जो है कम होता है, और विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर चलने पर ताप घटता है तो दाब बढ़ता है। ठीक है, टेम्परेचर घटता जाता है। जो हमारा ध्रुव होते हैं वहाँ टेम्परेचर बहुत लो होता है, तो बहुत लो होने के कारण क्या होता है, वहाँ पे दाब अधिक होता है, चूँकि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/T, यानी कि जो है दाब जो होता है वो ताप का उल्टा होता है। अगर ताप ज़्यादा है तो दाब कम होगा, ताप अगर कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, दाब ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जो हमारे ध्रुव है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, बहुत टेम्परेचर कम रहता है, इस वजह से वहाँ प्रेशर कम रहता है। उसके रीजन क्या हैं आप डायरेक्टली संबंध से भी जान सकते हैं, और वैसे भी जान सकते हैं। जहाँ पे ठंडी हवाएं रहती हैं वहाँ पे ह्यूमिडिटी रहती है, यानी कि वहाँ पे जलवाष्प बहुत ज़्यादा रहते हैं, जिनका भार अधिक होता है, उसके द्वारा जो प्रेशर लगाया जाएगा वो भी अधिक होगा, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया। ठीक है, तो इसी दूसरा जो इफेक्ट डालता है हमारा ऊंचाई है, वो भी इन्वर्सली होता है। हम ऊंचाई पे चलते हैं तो वो क्या होता है कि हमारा प्रेशर जो है वो घटता है। जैसे अगर हाइट पे हम ऊपर चढ़ते जाएंगे, हाइट बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, प्रेशर जो है वो घटता जाएगा।
जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं, एक फिगर के थ्रू देखिए, हमारा बेसिकली जो वायुमंडलीय दाब है क्या है, एक यूनिट क्षेत्रफल पर जो हमारे गैस के पार्टिकल हैं, उनके मॉलिक्यूल हैं, उसके द्वारा उनके द्वारा डाला गया भार ही एक प्रकार से दाब है। ठीक है, तो अगर सपोज आप इस पॉइंट पे हैं तो आपके पास कुछ प्रेशर है, सपोज P है। ठीक है, अगर आप इस पॉइंट पे जाएंगे प्रेशर कम हो जाएगा। रीजन क्या है, आपके ऊपर इतने वायु के ही पार्टिकल का प्रेशर लगेगा, इतने वायु के जो मॉलिक्यूल होंगे उनका ही भार आपके ऊपर कार्य करेगा, जबकि यहाँ पे पूरा इतने पार्टिकल का, इतने मॉलिक्यूल का कार्य करेगा। तो इसलिए आपका जो है नीचे जो सरफेस पे होगा वो प्रेशर आपका अधिक होगा। आप हाइट पे थोड़ा जाएंगे तो आपका प्रेशर कम हो जाएगा। धीरे धीरे आप 500 किलोमीटर, जैसा कि डिस्कस किया पहले, 500 किलोमीटर तक हमारी वायुमंडल है तो वहाँ तक प्रेशर रहता है। उसके ऊपर एयर ना होने का, निर्वात होने के कारण वहाँ वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। निर्वात में वायुमंडलीय दाब जीरो हो जाता है। ठीक है, तो इसी को, ये जो बना हुआ है इसी को हम वायु स्तंभ या कॉलम ऑफ एयर कहते हैं, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम उदाहरण देख लेते हैं कुछ इससे वेस्ट उदाहरण जो बनते हैं अच्छे अच्छे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे दाब कम होने पर रक्तस्राव, यानी कि पहाड़ों पे आप चले गए या फिर आप हवाई जहाज़ में हैं, आपसे नाक से कभी कभी रक्त का स्राव होने लगता है। उसका रीज़न क्या है, देखिए, जो भी आदमी इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, जीवधारी रह रहे हैं, उनके ऊपर एक प्रेशर है, उसके लिए वो अनुकूल हैं। उनके बॉडी पे एक वायुमंडलीय दाब है, और वायुमंडलीय दाब हम कैसे सहते हैं, हमारे अंदर भी ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, वो क्या करता है, हमारी जितना वायुमंडलीय दाब हमारे ऊपर लगता है सेम वो अंदर से भी वायुमंडलीय दाब लगाता है। इसलिए यह कंडीशन क्या, इक्विलिब्रियम या फिर संतुलन की कंडीशन हो जाती है। यानी कि इधर से इतना दाब लग रहा है, सिमिलर दाब इधर से कार्य कर रहा है, तो इक्विलिब्रियम में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन हम जब क्या करते हैं, हाइट पे जाते हैं, तो वहाँ पे पहाड़ों पे जाते हैं या फिर एरोप्लेन से जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है। हाइट पे जाने प्रेशर कम हो जाता है, तो वहाँ प्रेशर कम होने से क्या होगा, हमारे बॉडी का प्रेशर तो मेंटेन रहेगा, लेकिन बाहर का प्रेशर कम हो जाएगा, जिससे कारण जो नाजुक अंग होते हैं, जैसे नाक हो गया, वहाँ से हमारी ब्लीडिंग होने लगती है। ठीक है, तो यही रीज़न है जो ब्लीडिंग होती है। और दूसरा एग्जाम्पल है, हम पहाड़ों पर अगर खाना पकाते हैं, ठीक है, खुले ओवन, मतलब ओवन में, खुले बर्तन में, तो उसमें क्या होता है, पृथ्वी पे पकाने की तुलना में जो है पहाड़ों पर क्या होता है, देर में खाना पकता है। उसका रीज़न क्या है, आगे भी हम इसको डिस्कस करेंगे दोबारा। यहाँ पे सिंपली देख लेते हैं, जब हम पहाड़ों या ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ का वायुमंडलीय दाब समान वायुमंडलीय दाब से कम हो जाता है। ठीक है, इसके कारण पानी का क्वथनांक घट जाता है। क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक वह टेम्परेचर होता है, वह ताप होता है जिस पर कोई लिक्विड, कोई द्रव जो है उबलने लगता है। ठीक है, अब क्वथनांक घट गया अर्थात पानी कम ताप पर ही उबलने लगेगा। ठीक है, जो कि स्वाभाविक रूप से कम ताप का अर्थ मतलब कम ऊष्मा से है। इस कारण खाने को कम ऊष्मा मिलेगी और जिसके कारण खाना देर में पकेगा। यानी कि पानी का अपना एक बॉइलिंग पॉइंट है जो कि कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो उसमें क्या होगा, आप जब ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, आपका सपोज मान लो वो टेम्परेचर घटे कितना आ जाता है, 60 डिग्री सेल्सियस आ जाता है सपोज। ठीक है, यानी कि पानी वहाँ पे क्या होगा, 60 डिग्री सेल्सियस पे ही उबलने लग रहा है। तो जिससे कारण से 60 डिग्री पे ही मॉलिक्यूल बन रहे हैं उसके, और इतने पे भाप के मॉलिक्यूल मतलब भाप में कन्वर्ट होकर उड़ जा रहा है। और आपके जो खाना है उसको 100 ही चाहिए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड की तुलना में कम टेम्परेचर मिल रहा है, इसलिए आपको ज़्यादा देर तक खाना पकाना पड़ेगा पकाने के लिए। ठीक है, तो ये है, आगे हम और एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके दूसरे वायुमंडलीय दाब को हम डिस्कस कर लिए। अब सेकंड है हमारे पास गेज दाब। ठीक है, गेज दाब क्या होता है, गेज प्रेशर, यानी कि गेज प्रेशर क्या होता है, परम दाब माइनस वायुमंडलीय दाब। ठीक है, ये होता है हमारा गेज दाब। सिंपली आप फॉर्मूला याद रखिए, अगर कभी न्यूमेरिकल आता है तो आप कर ले जाएं। परम दाब हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है। पी गेज इजकल टू पी ABS माइनस पी ATM, इसको रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं। वाहनों के टायरों में वायु दाब मापने के लिए गेज दाब की संकल्पना का प्रयोग किया जाता है। जो हम वाहन में टायर में गैस भरवाते हैं, यानी कि वायु भरवाते हैं, तो उसका जो गेज दाब से ही उसका हम संकल्पना करते हैं, जो उसमें मापा जाता है कितना हो गया, कितना PSI, 35 PSI, 30 PSI, तो वो हमारा कैसे, हमारा वो गेज दाब पर ही आधारित रहता है। ठीक है, टायरों के वायु दाब को PSI
पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच में व्यक्त किया जाता है। ये सब पॉइंट आप याद रखो, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या रहे, यहाँ पे रहेगा निर्वात दाब, निर्वात दाब कह लो आप या परम दाब कर लो, ठीक है, परम दाब रहेगा। निर्वात के दाब के सापेक्ष मापा गया, यानी कि निर्वात के दाब के सापेक्ष अगर कोई हम दाब को मेजर करते हैं तो उसे हम परम दाब कहते हैं। यानी P यानी कि परम दाब इक्वल टू क्या होता है, गेज दाब प्लस वायुमंडलीय दाब। तो ये थोड़ा सा पॉइंट आप यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से हमारा चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है अवकलन दाब यानी कि डिफरेंशियल। जैसे कि नाम से ही पता है डिफरेंशियल प्रेशर, यानी कि जब दो गैसों या फिर लिक्विड में जो हमें दाब अंतर निकालना होता है तब हम डिफरेंशियल प्रेशर का यूज करते हैं, यानी कि डेल्टा P इक्वल टू P1 माइनस P2। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, मौसम संबंधी गणनाओं में, जैसे मौसम कैसा रहने वाला, वहाँ पे प्रेशर क्या है, दूसरे पॉइंट पे प्रेशर क्या है, उनका प्रेशर डिफरेंस क्या है, यानी कि वहाँ प्रेशर ज़्यादा है वहाँ पे कम है तो प्रेशर क्या होगा, जो हमारी पवनें क्या होती हैं, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर मूव होगी तो दूसरे प्रेशर पे आंधी या तूफान आने वाला है। तो इस तरह से हम गणनाएँ करते हैं, ठीक है, द्रव और गैसों के दाब परिवर्तन मापन में, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट का उपयोग है इसका। अब हम इस प्रकार से ठोस में हम दाब का इफेक्ट देख लिए थे, P बराबर F/A, ठीक है। उस पर संबंधित एग्जाम्पल भी देख लिए थे कि जो हमारे ट्रैक्टर होते हैं उनके पहिए चौड़े बनाए जाते हैं, तो हम ठोसों में देख लिए। अब हम द्रवों में देखते हैं गैस जो प्रेशर है उसका इफेक्ट कैसा होता है, इस पर आधारित इक्विपमेंट क्या होते हैं, पास्कल्स के नियम क्या हैं, ये सब हम देखते हैं, ठीक है। द्रव में दाब यानी कि प्रेशर इन लिक्विड, तो क्या होता है फार्मूला, सबसे पहले फार्मूला पे चलते हैं, सिंपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। P इक्वल टू रो GH होता है, जहाँ पे रो क्या है, डेंसिटी यानी कि द्रव का घनत्व है, G गुरुत्वीय त्वरण, H क्या है, पिंड की गहराई या वस्तु की गहराई, जिस गहराई पे वॉक कर रहा है, ठीक है। तो P इक्वल टू रो GH, P इक्वल टू रो GH, यहाँ से पता है आपको जो हमारा प्रेशर है वो उसके घनत्व के, गुरुत्वीय त्वरण के और पिंड की गहराई के अनुक्रमानुपाती है। यानी कि अगर किसी द्रव का जो है घनत्व बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, प्रेशर भी उससे बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ा दिया जाए तब भी प्रेशर बढ़ जाएगा, यानी कि दाब बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर गहराई पे कोई वस्तु को गहराई पे रख दिया जाए, ठीक है, तब भी उसमें क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर लिक्विड में कोई वस्तु को रखना है, आप अधिक गहराई पे रखेंगे तो अधिक प्रेशर आएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट से हमें याद रखना है, कहीं भी एग्जाम्पल बने गहराई बढ़ने पे वस्तु के ऊपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ लेते हैं गहराई पे कैसे इफेक्ट पड़ता है। जैसे हमारे पास एक इक्विपमेंट है, कोई फ्लास्क है या पात्र है जिसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम 3 छेद करते हैं, ठीक है। जैसे पहला छेद आप देख लिए, दूसरा और तीसरा, 3 छेद कर दिए हम, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जो पानी का फ्लो है, ठीक है, पानी का फ्लो है, तो देखिए जो नीचे है उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बीच वाले का मीडियम है और सबसे ऊपर वाले का सबसे कम है। इससे क्या पता चल रहा है आपको कि जो आप होल किए थे, जो टॉप पे था उसका प्रेशर सबसे कम है, यानी कि गहराई जो है सरफेस से उसकी कम है। फिर जो सेकेंड पॉइंट है उसकी गहराई सरफेस से पहले वाले की तुलना में अधिक है, इसलिए उसमें क्या है, प्रेशर अधिक प्रेशर से पानी निकल रहा है। थर्ड पॉइंट जो है वो पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट से अधिक गहराई पे है सतह से, तो उसमें क्या है, प्रेशर अधिक है, जिससे पानी का फ्लो बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो यहाँ से आप कोरिलेट करके देख सकते हैं कि जो गहराई बढ़ती है तो प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं, आप देखते होंगे रिटेनिंग वाल, जो कि रोकने के लिए, पानी के प्रेशर को रोकने के लिए वाल बनाई जाती है, ठीक है, दीवार बनाई जाती है। तो उसमें क्या करते हैं, नीचे जो बेस होता है वहाँ पे चौड़ी दीवार और जो ऊपर होता है वहाँ दीवार की मोटाई जो है कम कर देते हैं। तो उसमें रीजन क्या है, नीचे थिक वाल करते हैं और ऊपर थिन वाल पतली कर देते हैं। एक तो इकोनॉमिकल इफेक्ट है, इकोनॉमिकल को हम अपने इंजीनियरिंग रूप में प्रयोग करते हैं। जो प्रेशर है, क्योंकि नीचे ज़्यादा प्रेशर है तो हम मोटी दीवार बना दिए, लेकिन प्रेशर ऊपर घटता जा रहा है, तो उसी शेप में अगर हम अपना वाल भी बनाते हैं तो इकोनॉमिकल होता है। अगर नीचे जैसे मोटी वाल हम ऊपर भी बना दें तो क्या होगा, इकोनॉमिकल नहीं होगा। तो यहाँ से हम प्रेशर का उपयोग करते हैं कैसे, चूँकि गहराई बढ़ने पर प्रेशर अधिक होता है, ठीक है, गहराई बढ़ती है तो प्रेशर अधिक होता है, यानी कि इस पॉइंट पे प्रेशर अधिक होगा, इस पॉइंट पे प्रेशर कम होगा, ठीक है। तो नीचे हम क्या कर दिए, वाल का थिकनेस मोटा कर दिया ताकि प्रेशर को लेने में सक्षम रहे, और ऊपर उसी रेस्पेक्ट में हमने कम कर दिया। तो ये
है हमारा प्रेशर का अनुप्रयोग है। आगे एक मछली देखते हैं जो कि बहुत डीपेस्ट रहती है ये, ठीक है, बहुत गहराई में रहती है मछली। तो इसमें क्या होता है, इसके ऊपर बहुत अधिक प्रेशर होता है, लगभग 100 बार का प्रेशर होता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, ये कैसे सर्वाइव करती हैं, उतने गहराई में रहती हैं और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी रहता है, दाब रहता है, ठीक है। तो इनको अगर किसी मछुआरे द्वारा पकड़ लिया जाए, इनको हम अगर बाहर ले आके रख दें, ठीक है, तो क्या होगा, इनकी पूरी बॉडी फट जाएगी और तुरंत मर जाएंगी। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि वो इतने गहराई पे उस प्रेशर पे रहने के लिए अनुकूल है, यानी कि जो इनके ऊपर बाहर से प्रेशर लग रहा है, बाहर से और इन पर अंदर से जो प्रेशर लग रहा है, दोनों इक्वल है, उस कंडीशन में वो वहाँ पे रह रही हैं। लेकिन जब हम नॉर्मल मान लो यहाँ पे 100 बार प्रेशर लग रहा है, अब हम और इधर से भी 100 लगा रहा होगा, ये तभी इक्वल है, ठीक है। अंदर से भी इसकी बॉडी भी लगा रही होगी। अगर इसको हम पृथ्वी की सतह पे ले आते हैं तो क्या होगा, इस पर जो है प्रेशर बाहर की तरफ से घट जाएगा और अंदर की तरफ से प्रेशर वही रहेगा, जिससे कारण इनकी जो नसें हैं वो फट जाएंगी और ये इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये रीज़न है, ठीक है, आप समझ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। द्रव दाब के नियम, कुछ रूल्स हैं, जैसे किसी द्रव के अंदर क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर आरोपित दाब एक समान होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे देखिए ए पॉइंट दिया गया है, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट और एफ पॉइंट, ठीक है। तो ए पॉइंट यहाँ पे है, इसका शेप अलग है, इसका फ्लास्क का शेप अलग है, इसका पात्र का शेप अलग है, तीनों का शेप जो है अलग अलग आकार, अलग अलग टाइप का है, लेकिन इनमें प्रेशर जो है सिमिलर होगा। तो ये द्रव दाब का नियम है, ठीक है। अगर मान लो किसी पॉइंट पे है, क्षैतिज पॉइंट पे जितने पार्टिकल रहेंगे, जितनी भी वस्तुएं आप रखोगे, सब पे जो है दाब समान लगेगा, ठीक है। तो यहाँ डी पे, ई पे, एफ पे यहाँ प्रेशर सेम रहेगा, ए बी सी पे प्रेशर सेम रहेगा, एक ही क्षैतिज लाइन में है, और डी ई एफ पे प्रेशर बराबर रहेगा एक दूसरे में, क्योंकि ये भी एक क्षैतिज तल में है, यानी कि समान गहराई पे समान प्रेशर रहता है, ठीक है। तो लेकिन उसके फ्लास्क का जो आकार है उस पर डिपेंड नहीं करता है प्रेशर, क्योंकि P=ρgh होता है। तो जो हमारा फ्लास्क यानी कि जो पात्र है उसका जो आकार है उस पर डिपेंड नहीं करेगा प्रेशर, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं। आगे बढ़ते हैं, पास्कल के दाब संबंधी नियम को लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, जब किसी बंद बर्तन में द्रव के किसी भाग पर बाह्य बल आरोपित किया जाता था। अभी देखिए, आपके पास एक पात्र रहता था, उसमें आप पानी सिंपली भर दिए तो उसमें एक प्रेशर जनरेट हो गया, दाब। लेकिन अभी क्या करना है, आपको जो द्रव है उसके ऊपर बाह्य बल भी लगाना है, ठीक है, बाह्य बल भी लगाना। अभी क्या था, हम क्या करते थे, पात्र में जो है पात्र खुला रहता था, ओपन रहता था, और उसमें जो लिक्विड रहता था उसके कारण एक दाब जनरेट होता था सरफेस पे, पात्र के सरफेस पे, ठीक है। अभी क्या है, जो बर्तन रहेगा वो बंद रहेगा, एक कंडीशन आप ध्यान रखना, बर्तन जो रहेगा वो क्लोज होना चाहिए, ठीक है। फिर आप उस पर बाह्य बल आरोपित करें तो यह बल बिना क्षय सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित हो जाता है, यानी कि जितना फोर्स आप लगाए हैं वो जो फोर्स है वो सभी दिशाओं में समान रूप से बढ़ जाएगा। यही पास्कल का नियम है। पास्कल के नियम पे आधारित बहुत सारे इक्विपमेंट बनाए गए हैं जो कि हमारे कार्य को आसान बना देते हैं। जैसे आप एग्जांपल से समझिए, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस, या फिर आप इंजेक्शन की सुई देखे होंगे, जो कहते हैं सुई लगवाने जा रहे हैं, इंजेक्शन, ठीक है। जेसीबी में जो वर्क करता है, जेसीबी वो भी हाइड्रोलिक पे है। तो बहुत सारी इक्विपमेंट है जो हाइड्रोलिक पे वर्क करते हैं। अब देखिए हम कैसे इसको हम यूटिलाइज करते हैं। जैसे आप देखे होंगे, जब आप मतलब किसी गाड़ी को सर्विसिंग कराने ले जाते हैं, धुलाने ले जाते हैं, तो एक जगह ले जाके खड़ा कर देता है उस कार को, इसके बाद दूसरी तरफ से थोड़ा थोड़ा फोर्स लगाता है, वो गाड़ी पूरी उठती चली जाती है। तो ये पास्कल के सिद्धांत पे आधारित है। कैसे, यहाँ पे आप हल्का सा ये ध्यान रखना कि ये जो पूरा सिस्टम है ये पूरा क्लोज होना चाहिए, कहीं से भी द्रव लीकेज नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप इधर से फोर्स लगाएंगे, इधर से द्रव लीकेज है, सारा द्रव इधर से लीकेज हो जाएगा, फोर्स इधर से रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब पूरा आपका क्लोज्ड है, यानी कि पूरा बंद है बर्तन। अब यहाँ पे आप फोर्स लगाते हैं, ठीक है। सपोज मान लो एरिया A1 है, ये इस एरिया पे आप फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। और ए एरिया जो है, ए एरिया A1 का 10 गुना अधिक है, ठीक है। आपको जिधर उठाना है वस्तु को उधर का एरिया आप ज़्यादा रखेंगे, तभी पास्कल के सिद्धांत का लाभ उठा पाएंगे आप, ठीक है। यहाँ से आप प्रेशर लगाते हैं, आप
P1 पास्कल के हिसाब से क्या है, सभी पॉइंट पे क्या होगा, सभी दिशाओं में सभी पॉइंट पे क्या होगा, द्रव पे जो दाब होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ से आप फोर्स लगाते हैं या प्रेशर लगाते हैं, फोर्स लगाने के बाद तो F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 इंटू A1 फोर्स लगा दिए, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे दाब क्या हो जाएगा, P इक्वल टू F1 अपॉन एरिया A1 हो जाएगा, ये हमारा दाब होगा P1 इक्वल टू F1 अपॉन A1। तो यहाँ से हम फोर्स निकालेंगे P1 इंटू A1 आ जाएगा। अब दूसरे कंडीशन में देखते हैं, यहाँ पे हमारा दाब क्या है, P2 मान लो, तो P2 इक्वल टू F2 अपॉन A2 है। अब A2 क्या है, हमने A2 मान लिया है कि जो हमारा A1 है उसका 10 गुना एरिया है, इस साइड में 10 गुना एरिया है, ठीक है। अब पास्कल के हिसाब से, पास्कल क्या कहते हैं, पास्कल के सिद्धांत के हिसाब से सभी पॉइंट क्या होगा, दाब बराबर होगा, यानी P1 इक्वल टू P2 होगा। तो P1 इक्वल टू P2 अगर हम करते हैं, ठीक है, P1 इक्वल टू P2 अगर करते हैं तो हमारा देखिए फोर्स यहाँ पे दोनों को बराबर करते हैं। तो यहाँ से देखिए मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। देखिए इस कंडीशन में ये वाला है प्रेशर, इस कंडीशन में P2 इक्वल टू F2 अपॉन A2 है। यहाँ से अगर आप फोर्स सिंपली निकालना, सिंपली आप दाब को बराबर कर दें तो क्या हो जाएगा, F1 बटे A1 इक्वल टू F2 बटे 10 गुना है A1 का, ठीक है। यहाँ से A1 कैंसिल आउट होगा, कैंसिल आउट होने के बाद F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F2 इक्वल टू आ जाएगा जब आप कैलकुलेशन करेंगे 10F1, यानी कि आपने फोर्स यहाँ पे लगाया F1, ठीक है, और यहाँ पे जो ये फोर्स द्रव ऊपर की तरफ गाड़ी पे लगा रहा है वो 10F1 के बराबर है। यानी कि आपने फोर्स तो F1 लगाया, उसका 10 गुना बल गाड़ी पे लगा है। तो यही पास्कल के नियम का सिद्धांत के हिसाब से हम अपने दैनिक जीवन में मशीनों को बना के उपयोग करते हैं, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। अब लास्ट पॉइंट देखते हैं जो बहुत लोगों के बहुत कन्फ्यूजिंग रहता है, तो इसको आप सिंपली वे में समझना, अच्छे से समझने का प्रयास करना, आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। बहुत लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि जो हमारा गलनांक है, क्वथनांक है, उससे दाब का क्या रिलेशन है, बहुत कन्फ्यूजन रहती है, तो आप अच्छे से ध्यान रखिए। जैसे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं हम, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, पहले हम बात करते हैं क्वथनांक की, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, किसी भी द्रव का भाप में बदलना, यानी कि वह ताप जिस पर कोई भी द्रव भाप में परिवर्तित होने लगे या वाष्प में परिवर्तित होने लगे, उस ताप को हम क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। जैसे पानी का क्वथनांक देखें तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है, हमारा अगर बॉइलिंग पॉइंट है, यानी कि अगर हमारा प्रेशर, अगर हम दाब की बात करें, दाब अगर हमारा घट रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट अनुक्रमानुपाती होता है प्रेशर के। अगर हमारा दाब घट रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, अगर हमारा दाब बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो इस पे बेस्ड हम एग्जांपल देखते हैं, उसके थ्रू आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है। देखिए पहाड़ों पर खाना देर से पकता है, देखो यही एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट कैसे वर्क करता है। सपोज आप कोई पात्र है, ज़मीन पे आप जो है खाना पका रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो है पानी का बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे आपने जो है इसको बॉईल कर रहे हैं, आप पहाड़ों पे जाते हैं तो आपको पता है हाइट पे जाने पर, ऊंचाई पे जाने पर दाब क्या होता है, कम हो जाता है, और दाब के कम होने से बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो मान लो 70 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक है। अब क्या अंतर है, आप पहाड़ों पे जो खाना पका रहे हैं वो 70 डिग्री सेल्सियस पे ही पानी क्या है, उबलने लग रहा है और भाप में कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी कि हमारे जो दाल या चावल उसके अंदर रखे हैं वो उसको केवल 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही टेम्परेचर मिल पा रहा है, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं। पहला फिनोमेना आप समझ लीजिए, किसी भी द्रव का जो क्वथनांक होता है उसका टेम्परेचर आप उससे अधिक नहीं बढ़ा सकते हैं। जैसे पानी का है, पानी आप जो है उसको बढ़ा नहीं सकते हैं उससे अधिक, ठीक है। जैसे उसको बढ़ाएंगे यानी कि उसमें जो वस्तु है, जो यानी कि जो आप चावल का दाल कह लें, उसको टेम्परेचर कितने दे पाएंगे, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस दे पाएंगे ज़मीन पर, और पहाड़ों पे क्या दे पाएंगे 70 डिग्री सेल्सियस ही दे पाएंगे, वो चेंज नहीं कर पाएंगे आप। टेम्परेचर कितना ही बढ़ाते जाएं वो 70 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट रहेगा पहाड़ों पर, और 100 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट रहेगा ज़मीन पर, ठीक है।
तो वहाँ पर जो चावल और दाल है उसको केवल 70 डिग्री सेल्सियस में जो उष्मा है वही मिल पा रही है, जिससे कारण क्या है, आपको ज़्यादा टाइम तक पकाना पड़ेगा खाना को। ठीक है, तो आशा करते हैं यहाँ से आपको थोड़ा समझ में आया होगा। अगला पॉइंट क्या है, वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से शाही गिरना। यानी वायुयान में जो है वहाँ पे क्या होता है, दाब कम हो जाता है। दाब कम होने से क्या होता है, जैसे मान लो एक पेन है, पेन का सपोज निब है ये, इसमें क्या रहता है, वायुमंडलीय दाब रहता है, तो यहाँ से स्याही जो है से हम लिख पाते हैं, इसके ऊपर प्रेशर रहता है। अब वहाँ पे ऊपर अब अगर आप गए तो वहाँ पे वायुमंडलीय दाब कम हो गया तो ये फ्लो बाहर कर सकता है, लीक कर सकता है आपका पेन। ठीक है, लाश का भारी होना, देखिए कोई भी आदमी होता, सपोज उसकी बॉडी है, ये बॉडी है, तो हमारे अंदर से एक प्रेशर काम करता है, बॉडी जो ब्लड प्रेशर है, बीपी। ठीक है, और बाहर से वायुमंडलीय दाब होता है, दोनों बराबर होते हैं, उस कंडीशन में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन क्या लाश का भारी होना क्यों होता है, क्योंकि रीज़न क्या है, जब किसी मृत्यु होती है किसी व्यक्ति की, तो अंदर का सिस्टम उसका बंद हो जाता है, यानी कि जो अंदर का प्रेशर अंदर से बाहर की तरफ कार्य कर रहा था वो जीरो हो जाता है, और बाहर से क्या होता है, वायुमंडलीय दाब उससे अधिक पड़ने लगता है, जिससे कारण उसका जो है बॉडी क्या होता है, भारी प्रतीत होता है। ठीक है, गुलगुला या गुब्बारा या बुलबुला का फटना, ये सारे एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं, इसको डायरेक्टली आप याद रखिए। ये हाइट पे जाता है, फट जाता है, रीज़न क्या है, जब बुलबुला आप देखते होंगे, बुलबुला निकलता है थोड़ा ऊपर जा करके फट जाता है, या फिर गुब्बारा आप गैस भर के छोड़ते हैं तो ऊपर जाके फट जाता है। रीज़न क्या होता है, गुब्बारा जो रहता है उसमें अंदर की तरफ से प्रेशर होता है, बाहर की तरफ प्रेशर होता है, तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट या संतुलन की अवस्था में रहता है, कोई चेंजमेंट नहीं होता है इसमें। ठीक है, जैसे जैसे गुब्बारा ऊपर की तरफ उड़ता है तो हाइट जाने पर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, आपको पहले बताया। जैसे ही वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा, यानी बाहर से दाब जो है, ये दाब बाहर से लग रहा है ये स्लो हो जाएगा और अंदर का दाब बढ़ जाएगा, जिससे कारण गुब्बारा क्या हो जाएगा, फट जाएगा। ठीक है, सेम कंसेप्ट बुलबुला में है। तो ये सारे एग्जाम्पल आप अच्छी तरीके से याद रखिए। अब आगे हम बात करते हैं गलनांक पे क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे प्रेशर का। ठीक है, तो सबसे पहले गलनांक किसे कहते हैं, किसी ठोस का द्रव में कन्वर्ट होना। ठीक है, यानी कि वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होने लगता है उसे हम गलनांक कहते हैं या मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो पानी का गलनांक कभी कभी एग्जाम पूछा जाता है, क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि माइनस में जो है उसका बर्फ बन जाता है, और जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आता है तो धीरे धीरे पिघलना शुरू कर देता है। तो पानी का गलनांक हम लगभग मानते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में 273 केल्विन होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं गर्म करने से जिस पदार्थों के दो केस बनते हैं गलनांक में, दो केस समझ गए तो आप समझ जाएंगे पूरी कंसेप्ट। केस 1 के अंतर्गत क्या है, गर्म करने से जिस पदार्थ की आयतन में वृद्धि होती है। ठीक है, पहला पॉइंट ये है कि अगर गर्म करने से किसी पदार्थ की आयतन में वृद्धि होती है, जैसे मान लो मोम या मोस्ट सब्सटेंस, यानी कि बहुत सारे पदार्थ हैं, मोम हो जैसे एग्जाम्पल मैंने लिख लिया, और मैक्सिमम पदार्थ जो होते हैं उनको गर्म करने की उनके आयतन में वृद्धि ही होती है मैक्सिमम पदार्थ में। ठीक है, तो गर्म करने पर जिस पदार्थों में आयतन में वृद्धि होती है उसमें क्या होता है, अगर हम दाब बढ़ाते हैं तो उसका गलनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, दाब बढ़ाएंगे तो गलनांक बढ़ जाएगा, दाब घटाएंगे तो गलनांक घट जाएगा, यानी कि जो उसका गलनांक होता है दाब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जैसे मोम हो गया, मोम को आप अगर गर्म करते हैं तो क्या होता है, गर्म करने पे क्या होता है, इसकी आयतन में वृद्धि होती है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, अगर इस पर आप प्रेशर बढ़ा दें उस कंडीशन में इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी कि अधिक हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देख लो, गर्म करने से जिस पदार्थों की आयतन में कमी होती है उनमें क्या होता है, कुछ पदार्थ ऐसे पाए जाते हैं जिनको गर्म करने पर उनकी आयतन में कमी होती है। कुछ एग्जांपल जैसे बर्फ़ हो गया, बिस्मित हो गया, इनको आप याद रखिए, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। बर्फ़ जो है गर्म करने पे इनकी आयतन में कमी होती है, क्योंकि आप पानी देखे होंगे फ्रिज में रखते होंगे भर के, और जब बर्फ़ बनता है तो उसका आयतन बढ़ा हुआ रहता है, यानी कि बर्फ़ को अगर हम गर्म करें तो जल में कन्वर्ट होगा, यानी कि आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दाब के, यानी कि अगर दाब को जो है बढ़ाते हैं तो उस कंडीशन में मेल्टिंग पॉइंट आपका घट जाएगा, यानी कि जो गलनांक है उसकी वैल्यू घट जाएगी। ठीक है, ये आप यहाँ से याद रखिए कि अगर हम उसका दाब बढ़ा देते हैं उस कंडीशन में जो है
बर्फ़ का जो है या फिर बिस्मत का हो गया, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो घट जाएगा, कम हो जाएगा। दाब बढ़ाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। किस कंडीशन में? वैसे पदार्थ जिनको गर्म करने पे हम जिनकी आयतन में कमी देखते हैं, वैसे पदार्थ को। तो आशा करते हैं आपको सारे पॉइंट अच्छे से समझ आए होंगे। अच्छे से आप इसका नोट्स बनाइए और मैक्सिमम क्वेश्चन इसी एग्जाम्पल यही रहते हैं, कंसेप्ट यही रहता है। थोड़ा बहुत कभी चेंज होगा तो आप उसको भी कर लेंगे। अगर कंसेप्ट से चीज़ों को पढ़ना सीखते हैं, अच्छे से नोट्स बनाते हैं, उनका रिवाइज करते हैं टाइम तो आप अच्छे से सारा स्कोर करके आएंगे। ठीक है, तो ये जो है हमारा पदार्थों के जो गुण था, इनमें हमारा सेकंड लेक्चर था। इसके बाद थर्ड लेक्चर और फोर्थ लेक्चर, 2 लेक्चर और आएंगे तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप चलिए इस लेक्चर में हम थर्ड लेक्चर में इसके मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।